हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका फ्रेंड नमीश निगोतिया एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लीगल एडवाइस फॉर एवरीवन। दोस्तों, सेल डीड का रजिस्ट्रेशन सब रजिस्ट्रार ऑफिस में कैसे होता है, उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, उसके लिए क्या सेल डीड एग्जीक्यूट होने के बाद रजिस्टर करवाने का कोई पीरियड ऑफ लिमिटेशन है, और सेल डीड को प्रेजेंट करने के बाद सब रजिस्ट्रार ऑफिस क्या क्या इंक्वायरी कर सकता है, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। मैं आपको एक बात निवेदन करूं कि मैंने सेल डीड का एक पहले वीडियो बनाया, उसमें सेल डीड की डेफिनेशन, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में सेल डीड के प्रोविजंस, उसका रजिस्ट्रेशन का रिक्वायरमेंट, इन सबको डिटेल में डिस्कस किया। तो आज के इस पार्ट 2 ऑफ सेल डीड में हम ये डिस्कस करेंगे कि सेल डीड का रजिस्ट्रेशन सब रजिस्ट्रार ऑफिस में किन लॉ के तहत होता है और क्या क्या लीगल प्रोविजंस हैं। द रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के अनुसार सब रजिस्ट्रार ऑफिस किसी डॉक्यूमेंट को सेल डीड को रजिस्टर करता है। तो सेल डीड को जब हम सब रजिस्ट्रार ऑफिस में प्रेजेंट करते हैं तो जो रिक्वायरमेंट होती है वो होती है एक इमूवेबल प्रॉपर्टी जो कि सब्जेक्ट प्रॉपर्टी होती है जिसका सेल होता है, बायर, सेलर, सेल कंसीडरेशन, एग्जीक्यूशन ऑफ डीड इन राइटिंग। इसका मतलब ये हुआ कि सेल डीड राइटिंग में एग्जीक्यूट हुई होनी चाहिए, 2 विटनेसेस होने चाहिए और संबंधित सब रजिस्ट्रार के कार्यालय में हम सेल डीड को प्रेजेंट करें। एक प्रश्न उठता है कि क्या सेल डीड के ड्राफ्ट पर सभी पार्टीज के साइन होने के बाद उसको रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए कोई पीरियड ऑफ लिमिटेशन है? तो जी हाँ दोस्तों, सेक्शन 23 ऑफ द रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 ये कहता है कि जब सेल डीड के ड्राफ्ट पर, फाइनल सेल डीड पर सभी पार्टीज के मतलब बायर, सेलर, विटनेसेस के साइन हो जाते हैं और सेल डीड एग्जीक्यूट हो जाती है, तो उसको विद इन 4 मंथ्स मतलब एग्जीक्यूट होने के 4 महीने के अंदर अंदर सब रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्ट्रेशन करवाना मैंडेटरी है, सब्जेक्ट टू सेक्शन 24, 25, 26। मतलब 24, 25, 26 सेक्शन में कुछ एक्सेप्शंस दिए गए हैं, उनके अलावा नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में 4 महीने में एग्जीक्यूट होने के बाद डीड को रजिस्टर्ड करवाना मैंडेटरी है। अब इसके बाद ये उठता है सवाल कि किस जगह सेल डीड का रजिस्ट्रेशन करवाया जाना चाहिए, प्लेस ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या होना चाहिए। तो जिस जगह इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड है या उसका कोई पार्ट सिचुएटेड है, उसी सब रजिस्ट्रार के जुरिस्डिक्शन में उस सेल डीड का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ये कहता है सेक्शन 28 ऑफ द रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908। अब प्रश्न उठता है कि वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं जिनको कि हम सेल डीड के साथ सब रजिस्ट्रार ऑफिस में प्रेजेंट करते हैं। तो वो डॉक्यूमेंट हैं साइंड कॉपी ऑफ सेल डीड 2 पार्ट, 2 कॉपीज में, एक ओरिजिनल जो आपको वापस मिलेगी और एक डुप्लीकेट कॉपी जो कि वहां पर जमा हो जाएगी। उसके बाद है मैप ऑफ द प्रॉपर्टी, फोटो ऑफ सेलर, फोटो ऑफ परचेजर, पैन कार्ड ऑफ सेलर, पैन कार्ड ऑफ परचेजर, आधार कार्ड ऑफ सेलर, आधार कार्ड ऑफ परचेजर। इसके अलावा जो है चेन टाइटल डॉक्यूमेंट्स, जो प्रॉपर्टी के चेन टाइटल डॉक्यूमेंट हैं वो, और 2 विटनेसेस और उनके आधार कार्ड। इसके बाद क्वेश्चन उठता है कि स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस कैसे पे की जानी चाहिए। तो किन्हीं सब रजिस्ट्रार में ये कैश जमा होती है, किन्हीं स्टेट्स में ये ऑनलाइन थ्रू चालान जमा होती है, किन्हीं स्टेट्स में स्टाम्प ड्यूटी परचेज कर ली जाती है जहां स्टाम्प फिजिकल फॉर्म में होते हैं। तो जो आपके स्टेट में प्रिवेलिंग प्रैक्टिस है उसी के अनुसार आप स्टाम्प ड्यूटी और कन्वेंस फीस और रजिस्ट्रेशन फीस जमा करवाएं। ये बात आप ध्यान रखें कि कन्वेंस फीस एक सेंट्रल की ड्यूटी है, जबकि स्टाम्प ड्यूटी एक हर स्टेट अपनी अपनी लेता है। तो स्टाम्प ड्यूटी सेल डीड में कितनी होती है ये स्टेट टू स्टेट वेरी करता है, हर स्टेट में अपनी अपनी स्टाम्प ड्यूटी होती है। कन्वेंस फीस सेंट्रल एनेक्टमेंट है और इसके अलावा रजिस्ट्रेशन फीस भी लगती है। लेकिन अब इसमें एक बात और भी है, कई डीड राइटर होते हैं जो कि आपको सही तथ्य नहीं बताते हैं। तो आप हमेशा जो चालान या रिसिप्ट सब रजिस्ट्रार ऑफिस से कटती है पैसे जमा कराने की, वो अवश्य लीजिए, क्योंकि इसमें अनेक बार ऐसा होता है कि वो आपको परसेंट में बताते हैं कि 6% या 7% लगेगा, जबकि वहां पर बहुत कम ड्यूटी जमा होती है। अब आता है क्वेश्चन
कि हम सेल डीड को किस प्रकार से प्रेजेंट करें सब रजिस्ट्रार ऑफिस में। तो कई स्टेट में एक अपना अपना फॉर्म होता है, उस फॉर्म में डिस्क्रिप्शन सेलर का होता है, डिस्क्रिप्शन बायर का होता है, प्रॉपर्टी का डिस्क्रिप्शन होता है, उसके ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ वो कितने स्क्वायर मीटर में है, उसका कंस्ट्रक्शन एरिया कैसा है, वो रेजिडेंशियल है, कॉमर्शियल है या एग्रीकल्चर लैंड है। ऐसा फॉर्म भर के और विटनेस की डिटेल लेते हैं, सेलर बायर के प्रेजेंटर के साइन करवाते हैं, विटनेस के साइन करवाते हैं। ऐसा फॉर्म भर के आपको सेल डीड के साथ प्रेजेंट करना होता है। फिर जो ओरिजिनल सेल डीड है वो 2 कॉपीज में, मतलब एक ओरिजिनल सेल डीड स्टाम्प लगी हुई और एक उसी की पूरी फोटोकॉपी करा के और फोटोकॉपी पर भी ओरिजिनल साइन करवा के डुप्लीकेट में आपको प्रेजेंट करनी होती है। फिर जो जो डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए वो सभी प्रेजेंट करने होते हैं। फिर बायर और सेलर दोनों को इन पर्सन प्रेजेंट होना होता है, 2 विटनेसेस को प्रेजेंट होना होता है। संपूर्ण स्टाम्प ड्यूटी और कन्वेंस फीस का चालान या जो भी प्रेस्क्राइब्ड आपके स्टेट में तरीका है उसके अनुसार आपको पूरी स्टाम्प ड्यूटी, कन्वेंस फीस, रजिस्ट्रेशन फीस पे करनी पड़ती है। इसके बाद ड्राफ्ट ऑफ सेल डीड पर थंब इम्प्रेशन लगाने पड़ते हैं, विटनेसेस के भी, बायर के भी और सेलर के भी। और इस प्रकार इन सब के साथ, सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ सेल डीड को प्रेजेंट किया जाता है। अब एक क्वेश्चन उठता है कि प्रेजेंटेशन के बाद सब रजिस्ट्रार अथॉरिटी क्या करती है। तो सबसे पहले तो वो उस डॉक्यूमेंट को चेक करती है कि वो उनके ज्यूरिसडिक्शन में है या नहीं है। उसके बाद वो ये देखती है कि इसमें स्टाम्प ड्यूटी प्रॉपर पे की गई है या नहीं की गई है। और इसके बाद वो सेक्शन 34 ऑफ द रजिस्ट्रेशन एक्ट में इंक्वायरी कंडक्ट करती है कि क्या ये बायर जेन्यून है, सेलर जेन्यून है या वही पर्सन है, इन्हीं की प्रॉपर्टी है और विटनेसेस कौन है जो इनको अटेस्ट कर रहे हैं। ये सारी इंक्वायरी कंडक्ट करने के बाद यदि वो सेटिस्फैक्ट्री पाई जाती है तो वो सेक्शन 60 में उसको रजिस्टर करके एक सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इश्यू करते हैं और उसका एंडोर्समेंट सेल डीड पर लगाते हैं। इसका ये मतलब होता है कि वो ये उस सर्टिफिकेट में लिखते हैं सेल डीड पर के पीछे कि हमने इस डॉक्यूमेंट को इतने रुपए के स्टाम्प ड्यूटी और पंजीयन शुल्क पर रजिस्टर किया है, इसको हमने हमारे ऑफिस में इस बुक नंबर पर, वॉल्यूम नंबर पर, पेज नंबर पर रजिस्टर किया है और इसकी एक एडिशनल कॉपी भी हमने हमारे ऑफिस में रिकॉर्ड के पर्पज से इस बुक नंबर, वॉल्यूम नंबर, पेज नंबर पर रख ली है। और ये इस प्रकार रजिस्टर करके ओरिजिनल सेल डीड को बायर को दे दिया जाता है, प्रेजेंटर को, और एक डुप्लीकेट कॉपी सब रजिस्ट्रार ऑफिस में रिकॉर्ड के पर्पज से रख ली जाती है। हाँ, एक बात जरूर है, आजकल कई जगह प्रॉपर्टी की फोटोग्राफ भी लेते हैं, तो मैप और फोटोग्राफ ये आप अपने सेल डीड के साथ जरूर लगाएं जिससे कि इजीली आइडेंटिफाई आपकी प्रॉपर्टी हो सके यदि कोई इंस्पेक्शन का मुद्दा आए तो इस प्रकार रजिस्ट्रेशन प्रोसेस सेल डीड का होता है। मैंने अपने पहले वीडियो में जो सेल डीड का डिटेल वीडियो है उसमें सेल डीड की डेफिनेशन, सेल डीड के लीगल प्रोविजंस और इस बारे में जजमेंट्स भी डिस्कस किए थे। तो मैं उस वीडियो के लिंक को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रहा हूं। आप चाहें तो दोनों ही देख करके अपने सेल डीड का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।